मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर नंबर 20 चलेगा, है ना। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कट चुके थे। सबसे पहले देखिए मीरा के पद कट चुका है ना। फिर सेकंड वाले में अशोक का हृदय परिवर्तन, ये भी कट चुका है। मजदूरी और प्रेम कट चुका है। इस नदी की धार में, ये भी कट चुका है। तुम वही दीपक बनोगे और 2 कविताएं, है ना। तो अभी पिछले बार हमने 18 चैप्टर पढ़े थे, 18वें नंबर का प्रेरक प्रश्न। अब हम 2 कविताएं कट चुका है, तो अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 20वें नंबर का योगी अरविंद, है ना। तो अब ये जब 20वां चैप्टर हमारा खत्म होगा तो ये बुक जो है आपके लेसन वाली समाप्त हो जाएगी। उसके बाद व्याकरण बचेगा। तो व्याकरण में हमने 10 चैप्टर तक आपका कर दिए हैं। अब और कितने बचे हैं? 10 चैप्टर आपके हो गए हैं, 11, 12, 13 और 14, है ना। ये 4 चैप्टर आपके करना है। तो सबसे पहले अब आज देख लेते हैं हम योगी अरविंद। ये क्या है? संकलित। संकलित का मतलब होता है 2-3 जो लेखक मिलकर किसी पाठ को लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? संकलित कहलाता है ना। अब देखिए योगी अरविंद के बारे में। विचार और भावना को कर्म रूप में प्रत्यक्ष करने वाले की महान बनते। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही महापुरुष योगी अरविंद के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनके जीवन में विचार और कर्म का समन्वय था। ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे योगी अरविंद। योगी अरविंद के बहुमुखी व्यक्तित्व की कुछ झलकियां इस पाठ में दी गई है, यानी बहुत अधिक जो उनका व्यक्तित्व था उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया। विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनका विद्रोही व्यक्तित्व मुखरित होने लगा था। वे भारत माता को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त करने के लिए क्रियाशील रहे, मतलब देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने कार्य किया। अनेक पत्रों के संपादक रहते हुए भी राजनीति में भी सक्रिय रहे, यानी पत्रों का संपादन भी करते थे और राजनीति में भी भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा निहित होती है, यानी बोलते हैं हर मनुष्य में कोई न कोई गुण होता है, कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता। आवश्यकता इसको पहचानने की। वैसे ही बोला गया कि यहाँ पर उसको हमको पहचानना चाहिए। अपन जैसे बोलते हैं वो तो ऐसा बुरा है, वो बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो योगी अरविंद ने अपनी इस प्रतिभा को पहचान कर कालांतर में आध्यात्म और योग का मार्ग चुना। यानी ये सब करने के बाद, है ना, कि राजनीति में भाग लिया, संपादन पत्रों का संपादन भी किया, फिर भारत को स्वतंत्र कराने में भी अपना विशेष योगदान दिया। उसके बाद अंत में भी क्या बन गए? आध्यात्म और योग का मार्ग चुन लिया। इसीलिए वे क्या कहला है? योगी अरविंद। किंतु अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को वे भुला नहीं पा सके। वे देश के विकास में हर संभव प्रयासरत रहे। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि वे अपने देशवासियों का विकास करना चाहते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हम अपने देश को उन्नति की ओर ले जाए, उनके रहने वाले लोगों को उन्नति की ओर ले जाए। योगी अरविंद के द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थी। हाँ, अब देखिए चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। अरविंद योग मानव थे। उन्होंने योग की साधना से आत्म प्रकाश का दर्शन किया। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जकड़े भारत को उन्होंने एकता, प्रेम और अमरता और आत्मचेतना की ज्योति दी। अरविंद ने 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया। जन्म अंडरलाइन करेंगे इसको। उनके पिता कृष्णधन घोष और माँ स्वर्णलता। नाम भी याद रखना है आपको, है ना, क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जाता है। उनके एक और सूचना है आपके लिए कि आप लोगों की परीक्षा शायद अभी नोटिस दिया गया है कि 15 अप्रैल के बाद ही होगी, है ना, या अप्रैल के बाद ही होगी, ऐसा हमने थोड़ा सुना है। आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। उनके पालन पोषण तो अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे बताने का ये तात्पर्य। उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पिता सिविल सर्जन थे, डॉक्टर मतलब, है ना, स्वास्थ्य विभाग में। वे अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद को वे पश्चिमी सभ्यता में डालना चाहते थे, मतलब अंग्रेजी सभ्यता में वे डालना चाहते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए। वे मैनचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता ने उस परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़ने पाए, यानी वहां पर उन्होंने उनको सावधान कर दिया कि ये भारतीय सभ्यता ना सीखे। अरविंद ने मैनचेस्टर में तथा सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन भाषा का साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने इटालियन, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में भी उनकी अच्छी पहुंच थी।
उनके पिता चाहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, पर देवयोग से घुड़सवारी में विफल होने से वे अयोग्य घोषित हो गए। मतलब घुड़सवारी भी करवाई जाती थी तो उसमें वे सफल नहीं हो पाए। अरविंद की इच्छा नहीं थी कि वे सिविल सर्विस में प्रवेश करें। वे तो इस जीवन में आगे चलकर महान योगी बनने वाले थे। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने लंदन में लूटस एंड डैगर कमल कटार संस्था की स्थापना की। ये भी अंडरलाइन करेंगे। वे गुप्त सभाओं में भी भाग लेने लगे। उनके मन में क्रांति भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ। वे 21 साल की अवस्था में भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में उप प्रधान के पद पर भी उन्होंने काम किया। इस समय उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते समय उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को निखारने और बढ़ने का अवसर मिला। हंस स्वरूप स्वामी और सदगुरु ब्रह्मानंद से उनकी भेंट हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के योगी थे। उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरते रहे। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन का छिड़ने पर उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और कलकत्ता आ गए। उन्होंने ये भी अंडरलाइन करेंगे बंग भंग आंदोलन। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 5 साल तक वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के पत्रों का संपादन किया। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया। वे योग साधना के लिए निकल पड़े और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ हुआ। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर मीरा अल्फासा नामक एक फ्रांसीसी महिला, ये अंडरलाइन करेंगे, है ना, मीरा अल्फासा, मार्च 1914 उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। इस प्रकार के क्वेश्चन अंदर से आ सकते हैं। पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था। आश्रम में स्थायी रूप से रहने पर उन्हें मां के रूप में संबोधित किया गया। पांडिचेरी आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से अरविंद की योग साधना को बड़ा बल मिला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने सन्यास को कभी अपने योग का अंग स्वीकार नहीं किया, है ना। अब उसके बाद देखिए, अरविंद ने पांडिचेरी में आने के बाद 4 साल तक कठिन योगाभ्यास किया। धीरे धीरे उनके अनुयायी और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग आश्रम में रहकर योग साधना करने लगे। अरविंद ने आर्य नाम का पत्र निकाला। ये भी याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। उपनिषद और गीता पर भाष्य और निबंध लिखे। वेदों के ज्ञान पर प्रकाश डाला। कुछ समय पश्चात उन्होंने आश्रम का कार्यभार मां को सौंप एकांत व्रत का पालन किया। श्री अरविंद ने 24 नवंबर सन 1926 को अपनी साधना की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। अंडरलाइन करेंगे जितने भी सन वाले हैं। जिन दिनों अरविंद बड़ौदा में नौकरी करते थे उन दिनों उनकी पत्नी मृणालिनी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, मृणालिनी, है ना, ये भी याद रखेंगे। माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, है ना। उन्होंने पत्र लिखा था जिसमें अपने और उनके प्रति निराशा के भाव व्यक्त किए गए थे। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है उसे भगवान को लौटा देना उचित है ना। क्या बोलते हैं कि जितना अपने लिए जरूरी है उतना ही रखें, अन्यथा वो सब क्या कर दे, दूसरों को दे दे। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में, यानी दुर्दिन यानी बुरे दिन में, सारा देश मेरे द्वार पर आश्रित है। मेरे 30 कोटि भाई और बहन, मतलब सारे संसार को ही अपना परिवार में मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर थी, है ना। उनमें से बहुत तेरे अन्न ना होने से मर रही हैं, यानी कि उनको खाने नहीं मिल रहा इसलिए मर रहे हैं। उनका हित करना होगा, यानी मुझे अभी बहुत सारे काम करना है। अपनी पत्नी को पत्र में जब लिखे तो उन्होंने ये सब बताया। तुम कहती थी कि मेरी उन्नति नहीं हुई है तो मैंने एक रास्ता दिखा दिया, इस पर चल सकोगी, ऐसा बता रहे हैं वो उनको, है ना। दूसरा यह है कि मैं अपने देश को माँ की तरह प्यार करता हूँ, इसलिए अपने देश के लिए सब चीज करूंगा। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, दिव्य यानी महान। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वे बड़ौदा में
साधना में जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है, वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने गए। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे, पर जब अरविंद इनके सामने आए, स्वामी जी ने एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। 4 दिसंबर 1950 की रात 1:26 पर उन्होंने भौतिक शरीर तोड़ दिया, है ना, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। ये भी अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए 9 दिसंबर को पांडिचेरी के आश्रम के आंगन में ही शाम 5 बजे उनके शरीर को समाधि दी गई। उनकी समाधि पर अंकित शब्द हैं। क्या लिखा है उनकी समाधि पर? हमारे देवता की भौम समाधि, यानी उनको देवता स्वरूप सभी लोग मानते थे। हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं, यानी उनका धन्यवाद देते हैं उनको। आपके सामने जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तप और आशा तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संकल्प संपादन प्रयत्न प्रस्तुत सारी उपलब्धि का व्रत अनुष्ठान किया, हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपका अनुग्रह ना भूलें। तो इस प्रकार ये एक अरविंद जी का जीवन परिचय के रूप में था ये चैप्टर। इसको क्या करना है, आपको एक बार पुनः पढ़ना है और जहां जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है ना, एक बार तो हमने अंडरलाइन करवा दिए, आपको भी अपनी तरफ से करना है। जितने सन वाले हैं, नाम वाले हैं, सबको अंडरलाइन करके याद रखना है कि माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, कब कहाँ क्या हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आप आज आपके ये जो लेसन वाला है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम अगले वीडियो में ग्रामर चालू करेंगे आपको। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।